नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो जैसा कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है और अभी लंबे समय तक ये एग्ज़ाम चलेगा, तो उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी रेलवे द्वारा ग्रुप डी में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ में एनटीपीसी में भी जो पूछे गए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जो रेलवे में पूछे गए हैं ग्रुप डी में, वो इसमें मैंने कवर कर दिए हैं, ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक आप यही वीडियो देख रहे हो तो कंप्यूटर का इससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको यही वीडियो आप देखकर आप रिवीजन कर लीजिए और आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का करैक्टरिस्टिक नहीं है। एक तो इंटेलिजेंस क्वोशंट, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी या स्पीड। तो कंप्यूटर में स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी यानी कि गलती बहुत ही कम होती है, डाटा स्टोरेज भी होती है, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस क्वोशंट नहीं होता। जैसे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इमोशंस वगैरह होते हैं, वैसे इसमें इंटेलिजेंट क्वोशंट वगैरह नहीं होता है कंप्यूटर में। ये इंटेलिजेंट क्वोशंट इसमें कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं में नहीं होता। इसमें स्पीड होती है, डेटा स्टोरेज होता है, एक्यूरेसी होती है, ये सब होता है, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक, अब आगे है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है कि कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। दूसरा क्या है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। यानी कि ये इलेक्ट्रो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डाटा। तो कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही है। ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, उसे पुनः प्राप्त, रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, मैंने आपको बता ही दिया। अब अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है, वैसे इसमें जो नर्व सेंटर कौन सा है कंप्यूटर का मेन, तो उसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर या प्रोग्राम्स। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सारे कार्य, सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर आदि के बीच में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, तालमेल बैठाता है। और जो सीपीयू होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो मैंने पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर दी है एप्लीकेशन पर। 52 वीडियोस हैं, आपको 121 में पूरी वीडियोस, पूरे क्लास नोट्स, साथ में पॉलिटी की ई बुक भी मिल जाएगी इस पूरे कोर्स में। इससे बाहर आपको पॉलिटी देखने को नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन पे आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और आप हमारी ई बुक भी एप्लीकेशन पर ले सकते हो, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, या आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। और आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर जो भी अपडेट वगैरह होते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो और टेली इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर का पहले आगे पढ़ने से पहले कुछ हम समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो कि दिए गए आंकड़े, जो भी डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की संरचना अगर हम देखें, इधर है इनपुट, इधर है आउटपुट, बीच में क्या है, सीपीयू। आप ये देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, आप ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर होता है। शरीर में हम क्या करते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, मुंह के द्वारा खाना इन करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में इनपुट यूनिट होता है। कोई भी चीज़ अगर हमें कोई भी डाटा कंप्यूटर में डालना है तो इनपुट यूनिट से ही हम डालेंगे, जिससे उसमें डाटा इन होगा। उसके बाद जो खाना होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे अमाशय में, हमारी आंतों में क्या होता है, खाना सब उसमें प्रोसेस होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर वहाँ पर खाना पचता है ना, अमाशय में जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा एक सिस्टम है अंदर, सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर में है कि डाटा इनपुट हुआ, जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर आप देखो कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, क्या करते हैं,
पूरे डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, कोई इसको जोड़ घटा रहा है, कोई इसको कंपेयर कर रहा है, सब यहाँ पर होने के बाद फिर आउटपुट निकलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, शो होता है मॉनिटर पे, वो है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट से डाटा इन होता है, फिर उसको प्रोसेसिंग होती है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, इसमें सब में तालमेल कोऑर्डिनेशन के द्वारा, सीपीयू मेन होता है, इसी के अंदर ये सब है। उसके बाद आउटपुट यूनिट होता है जिसमें हमें ये डाटा रिजल्ट शो होता है। तो इनपुट यूनिट क्या होता है और आउटपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट वो होता है इसके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में हम एंटर कराते हैं। जैसे कोई डाटा हमें कंप्यूटर में डालना है, एंटर कराना है, तो बिना इनपुट यूनिट के हम उसके अंदर इन नहीं करा सकते। तो इनपुट यूनिट के लिए जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके माध्यम से हम डाटा एंटर कराते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि देखिए, कीबोर्ड हो गया, हमें कुछ टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर तो कीबोर्ड से करते हैं। स्कैनर हो गया, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। जॉयस्टिक हो गया, गेम्स वगैरह जब हम खेलते हैं तो ये जो स्टिक होती है इसे कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस वगैरह क्लिक करने के लिए लाइट पेन, वेबकैम या माइक्रोफोन से हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, बोलते हैं कुछ तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, साउंड रिकॉर्ड होता है। ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट यूनिट क्या होता है? ये कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को, जो भी रिजल्ट है, वो प्रदान करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जैसे मॉनिटर, जो भी रिजल्ट वगैरह होता है हम कहाँ पर शो होता है, हम कहाँ पर देखते हैं? जो भी डाटा है मॉनिटर पर देखते हैं। प्रिंटर, जो भी हमने प्रिंट कराना है, हमने कंट्रोल पी कमांड दी तो प्रिंटर के द्वारा वो चीज़ बाहर आती है। आउटपुट यूनिट समझ रहे हो ना, जहाँ से आउट हो रहा है रिजल्ट। स्पीकर के द्वारा जैसे साउंड बाहर आता है, प्रोजेक्टर के द्वारा हम जैसे स्क्रीन पर फिल्म वगैरह देखते हैं, फ्लोटर भी प्रिंटर का ही प्रकार है, और हेडफोन से हम गाने वगैरह सुनते हैं। ये सब क्या है? माइक्रोफोन इनपुट है तो हेडफोन क्या है? आउटपुट है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं कि बताइए कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो याद रखना है आपको, आसान है, ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं। तो सीपीयू पहले हम पढ़ ले रहे हैं जो भी चीज़ें आई हैं, ताकि हम आगे जो क्वेश्चन बने, मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा जानना भी ज़रूरी है ना इसके बारे में। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और पूरे जो कंप्यूटर का दिमाग यही होता है। जैसे अगर आप एक कंप्यूटर का नॉर्मल सेटअप देखो तो उसमें क्या होता है? मॉनिटर, जिस पर रिजल्ट वगैरह जो भी शो होता है, जैसे टीवी पैनल होता है इसी तरह। कीबोर्ड, जिसे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं। माउस, कुछ भी क्लिक वगैरह करना है माउस से करते हैं। सीपीयू, सारा जो अंदर चीज़ें हैं सीपीयू के अंदर ही होती हैं। इसी को दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये क्या करता है? ये कार्य, इसका क्या कार्य है सीपीयू का? तो दिए गए अनुदेशों का संपादन करना है, यानी कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं उसे इसको फॉलो करना होता है। और एएलयू क्या है? जब हम पढ़ रहे थे सीपीयू तो हमने एएलयू कंट्रोल यूनिट में देखा ना, मेमोरी वगैरह सब सीपीयू का पार्ट है। तो एएलयू क्या करता है? तो जब भी हम कोई डाटा प्रोसेस कर रहे हैं तो सीपीयू के अंदर जो एएलयू है ना, वो ये परफॉर्म करता है जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये फुल फॉर्म ही क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि मूलभूत जो अंकगणित वाले कार्य हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, इसका काम है। कुछ लॉजिकल कार्य भी करता है। कोई चीज़ अगर कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है, तो भी एएलयू ही करता है। समझ गए आप? अंक गणितिक कार्य इसके हैं और कुछ लॉजिकल कार्य हैं। और कंट्रोल यूनिट में आपको समझ ही आ गया कि मुख्य मेमोरी से डेटा लेना होता है, कंप्यूटर का संचालन का नियंत्रण, यानी कि जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशन है उसे कंट्रोल करना होता है, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, कंट्रोल यूनिट का वो काम। तो अगला प्रश्न है कि अंक गणितीय एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल क्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? So what is the processor that perform arithmetic and logical operation called CPU, ALU, माइक्रोप्रोसेसर या रैम? इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा पढ़ा भी दिया ताकि अब क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। मैंने आपको बताया ना, अर्थमेटिक वाला काम ALU करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ALU। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। कुछ भी जोड़ना, घटाना, कंपेयर करना इसका काम है। तो अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर की गति होती है ये क्लॉक स्पीड में होती है, मेगा स्पीड में, बिट स्पीड या साइकिल स्पीड में? तो माइक्रो प्रोसेसर की जो गति होती है ना, ये क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति यानी कि क्लॉक स्पीड कहा जाता है, और क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है?
तो सीपीयू का एक घटक, जो सीपीयू की संरचना हमने पढ़ी उसमें से कौन सा एक घटक है, मेमोरी, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड? तो मेमोरी इसका एक घटक है ना, माउस और मॉनिटर कीबोर्ड तो अलग है, लेकिन मेमोरी सीपीयू के अंदर है का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है। मेमोरी का कार्य क्या होता है, तो किसी जानकारी को याद रखना है ना। अब अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? तो मॉनिटर नहीं, मॉनिटर कहाँ गया सीपीयू में? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी, हाँ ये सही है। ये कंप्यूटर के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी। तो अब आगे हम कंप्यूटर का विकास देखते हैं, फिर इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। सबसे पहले लोग एबिकस का इस्तेमाल करते थे, जो आप ये देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल जोड़ घटाव के लिए किया जाता था, एबिकस का इस्तेमाल। 2400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए ये बनाया गया था, और एक तरह से ये मैनुअल कैलकुलेटर था, एबिकस। के बाद 17वीं सदी में फिर ब्लेज पास्कल ने पास्क लाइन भी बनाई, जो कि जोड़ और घटाव कर सकती। लेकिन असली क्रांति तब आई जब चार्ल्स बेबेज ने 19वीं सदी में एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया, ये वाला एनालिटिकल इंजन, और इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता था। ये वाला जो एनालिटिकल इंजन है ना, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन शुरुआत क्योंकि जोड़ने घटाने से यहाँ से हुई थी, तो इसलिए एबिकस है, लेकिन दुनिया का जो पहला कंप्यूटर माना जाता है, ये माना जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया। का नाम क्या है? एनालिटिकल इंजन। तो अब हम आगे कंप्यूटर के कैसे डेवलपमेंट हुई उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का युग कहा गया। ये क्या होता था? तो 1940 के दशक में कंप्यूटर का असली जन्म हुआ, और एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। ये 1945 में बनाया गया, और एनियाक के आविष्कार का श्रेय जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मोचली को दिया जाता है। ये इतना बड़ा था कि आप देख रहे हैं कि पूरे कमरे में रखा जाता था। जो पहला कंप्यूटर था पूरे कमरे में आता था, और ये कंप्यूटर बहुत गर्म होते थे और बार बार खराब हो जाते थे। तो क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, तो बहुत जगह घेरता था, ये पूरे कमरे भर में आता था और बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। और एनियाक इसके बाद ही में इसका एक एडवांस रूप आया, जिसे कहा गया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे 1951 में कमर्शियल उपयोग के लिए बनाया गया। और ये पहला कंप्यूटर था जो बिजनेस और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बहुत महंगा हुआ करता था। कोई भी टेक्नोलॉजी जब नवी आती है तो महंगी ही होती है, धीरे धीरे उसमें जब रिसर्च वगैरह होती है, R&D होती है, तो सस्ता होता है। ये बहुत महंगे थे, और सिर्फ जो बड़े संस्थान थे ना, वही इसका उपयोग करते थे। उसके बाद प्रथम पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर का दौर। जो आप ये देख रहे हैं ना, यही है ट्रांजिस्टर, सेल टाइप जो आप देख रहे हैं। तो 1950 के दशक में ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया, और ये वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटे, तेज और भरोसेमंद थे। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे IBM 1401 छोटे भी थे और सस्ते भी थे, जिससे क्या हुआ कि बिजनेस में इनका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया। जो आप ये देख रहे हैं इस प्रकार छोटे हो गए ये। और इस दौर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रैन, जो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आ गई, जिसने प्रोग्रामिंग को भी बहुत ही आसान बनाया। तो प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में आया वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होने लगा। जो आप ये देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर का पैनल, इसमें बहुत सारे एक ही पैनल, एक ही चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लग सकते थे। तो इससे क्या हुआ? कंप्यूटर और छोटा हो गया। तो 1960 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटर को और छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। अब एक छोटी सी चिप में हजारों ट्रांजिस्टर समा सकते थे। और IBM सिस्टम 360 इस दौर का एक क्रांतिकारी कंप्यूटर था, जिसने बिजनेस और वैज्ञानिक दुनिया में धूम मचाई। और इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ, जिसने कंप्यूटर को और यूज़र फ्रेंडली बना दिया। तो फर्स्ट जनरेशन में आए वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? ट्रांजिस्टर का। और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। इससे क्या हो गया? कंप्यूटर और छोटा हो गया। फिर उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन। इसमें क्या हुआ? तो जो आप सेल टाइप देख रहे थे ना ट्रांजिस्टर,
अब देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर आने लगे, माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर। तो 1971 में इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर आया, ने कंप्यूटर को हर एक घर तक पहुंचाने का रास्ता खोला। और माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी चिप थी जो आप ये देख रहे हैं, जो सीपीयू का काम करती थी। जो बड़े बड़े सीपीयू होते थे, अब छोटा माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू का काम करने लगा। उसके बाद पांचवी पीढ़ी जो कि वर्तमान वाली है, जिसमें मॉडर्न कंप्यूटर और एआई आ गया। तो 1980 के बाद से कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति आ गई है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और फिर स्मार्टफोन ने टेक्नोलॉजी को हर इंसान की जेब में ला दिया। और इंटरनेट ने तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा, और क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को भी बदल कर रख दिया। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के युग में हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग भी तेजी से विकसित हो रही है, और भविष्य में कंप्यूटर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ। तो अब हमने पूरा कंप्यूटर का विकास तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है इसका विकास। तो 1980 के दशक में क्या हुआ था कि भारत जो था ना, ये विदेशों से जो सुपर कंप्यूटर खरीदने में काफ़ी दिक्कत हुई। पहले भारत विदेश पर ही निर्भर था, वहीं से सुपर कंप्यूटर खरीदता था। लेकिन क्या हुआ ना कि 1987 में जब अमेरिका ने क्रे XMP सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, तो भारत ने खुद से स्वदेशी विकास का फैसला लिया कि अब हम खुद से अपना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। और विजय भटकर, जिन्हें भारत के सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, इन्होंने CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ मिलकर 1991 में परम 8000 बनाया। और इसका मतलब है पैरेलल मशीन। और ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना, परम 8000, याद रखिएगा। और एरावत को उसके बाद इसका विकास हुआ। और वर्तमान में देखा जाए तो एरावत ये मई 2023 में सीडेक पुणे में स्थापित किया गया था। इसकी जो गति है अधिकतम, ये 13,170 टेराफ्लॉप्स है, जो कि इसे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाता है। इस समय भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है एरावत। इसकी रैंकिंग देखी जाए तो मई 2023 में ना दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर की एक क्या कहते हैं, रैंक आई थी। इसमें से इसको 75वां स्थान मिला था एरावत को। और 2024 में फिर क्या हुआ, और भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो थोड़ा सा इसका स्थान खिसक गया 136वें। अभी भी इम्प्रेसिव है, 500 में से हम 136वें नंबर पर है सुपर कंप्यूटर वाले मामले में एरावत। और फिर भी यह अभी भी भारत का सबसे तेज शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और सितंबर 2024 में परम रुद्र को लॉन्च किया गया, जो कि तकनीकी रूप से भारत का नवीनतम यानी कि मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है। लेकिन ये सुपर फास्ट नहीं है, एरावत से इसकी स्पीड तेज नहीं है। ऐसा होता है ना कि हम बड़ी बड़ी मिसाइलें भी बनाते हैं और बाद में छोटी मिसाइलें भी बनाते हैं। इसी प्रकार जो एरावत सुपर कंप्यूटर है, ये पहले आया, ये सुपर फास्ट है। लेकिन अभी जो मॉडर्न है वो परम रुद्र है, लेकिन ये एरावत से स्पीड में तेज नहीं है। इसकी गति 1 पेटाफ्लॉप्स है, जो कि एरावत की 13,170 टेराफ्लॉप से काफ़ी कम है। तो अब आगे है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसे, तो आपको लगेगा चार्ल्स बेबेज। यहीं पर गलती होती है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका जन्म 1912 में इंग्लैंड शहर में हुआ था। और इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, जो कि एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात है। आजकल जो पूरा सोशल मीडिया सब चलता है, एल्गोरिदम पर काम करता है, तो इसका विकास इन्होंने ही किया था, आविष्कार। इसलिए एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय भाटकर को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे।
तो वैक्यूम ट्यूब आधारित जो सुपर कंप्यूटर थे, कंप्यूटर थे, ये कौन सी पीढ़ी के थे? ये पहली पीढ़ी के थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था और दूसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये ट्रांजिस्टर पर आधारित था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो जो चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था पहला यांत्रिक कंप्यूटर जाना जाता है, मैकेनिकल कंप्यूटर की बात हो रही है, तो वो एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है एनियाक। ऑप्शन ए, AENIC कह देते हैं, एनियाक। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। इसे 1945 में बनाया गया था और ये भारी मात्रा में गणना करने, कैलकुलेशन करने में बहुत तेजी से करता है ये। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो सबसे पहली जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में आया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखें, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? तो इतनी बात तो हम पढ़ ही चुके हैं, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR की फुल फॉर्म क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये वाला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या काम करता है? तो विशेष प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, अक्षर होते हैं या नंबर, उनको पढ़ने के काम आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है इसमें? स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर या प्लॉटर? तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशनों के लिए। तो प्लॉटर क्या होता है? तो ये प्रिंटर की तरह जो हार्ड कॉपी होती है, उसे हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग बड़े कागज और उच्च गुणवत्ता वाले लाइन डायग्राम व ग्राफ्स बनाने के लिए होता है, मतलब उसको प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे प्रिंटर क्या होता है, छोटे मोटे जो कागज वगैरह A4 साइज में सब होते हैं उन्हें प्रिंट करता है, लेकिन प्लॉटर क्या होता है, ये बड़े बड़े जो नक्शे वगैरह होते हैं ना, उन सबको प्रिंट करने के काम आता है प्लॉटर। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि जगह CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आदि में किया जाता है। और प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और समतल प्लॉटर, जिसे फ्लैटबेड प्लॉटर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि आमतौर पर जो एक कीबोर्ड होता है जिसे QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि QWERTY इसे QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है, इसमें कितनी कीज होती हैं, कितने बटन होते हैं? तो नॉर्मली जो कीबोर्ड होता है में 104 बटन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 104 कीज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी नहीं है मतलब इनपुट डिवाइस बतानी है। तो मॉनिटर तो आउटपुट है, स्कैनर, प्रिंटर या स्पीकर? आप बताइए कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है कि नहीं? बिल्कुल है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है कि नहीं? बिल्कुल है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है कि नहीं? बिल्कुल है। स्कैनर आउटपुट डिवाइस है? पर नहीं, स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, किसी चीज़ को स्कैन करने का काम आ रहा है ना, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? अच्छा, इसमें भी यही बताना है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, मतलब इनपुट बताना है ना। कंप्यूटर स्क्रीन ये तो आउटपुट है, हेडफोन ये भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है, में M का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको M की फुल फॉर्म बतानी है।
तो एम की फुल फॉर्म है मार्क, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन एक ऐसी शीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं। इसका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट में जवाब देने के लिए किया जाता है। जब आपने बोर्ड की परीक्षा वगैरह दी होगी, वहाँ पर आप नाम या रोल नंबर भरते हैं तो गोली गोली बने होते हैं ना, उसको भरते हैं कलम से, वही है उसको कहते हैं ना OMR शीट। तो अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक प्रिंटर की जो गति होती है, इसकी गणना यानी कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो जो मॉडर्न प्रिंटर होते हैं, इनकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए PPM का उपयोग करते हैं, यानी कि पेज पर मिनट, कितने पेज ये पर हर मिनट में प्रिंट कर रहे हैं, तो पेज पर मिनट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब आगे हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे, ताकि इसके जो क्वेश्चन है वो भी लगाएं हम, तो इसमें डेटा, प्रोग्राम और परिणाम आदि संचित किया जाता है मेमोरी में। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है, दूसरा सेकेंडरी जिसे सहायक मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में मेन आप देखते हैं कि रैम और रोम होती है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो प्राथमिक मेमोरी का काम क्या है? प्राइमरी मेमोरी का काम, जैसे नाम ही है प्राइमरी, तो किसी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता जो होती है ना, इसमें प्राइमरी मेमोरी में काफ़ी कम होती है। इसका काम प्राइमरी है, ताकि जो भी है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर पाए। प्राइमरी मेमोरी, इसकी गति काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन स्टोरेज क्षमता काफ़ी कम होती है। उदाहरण के रूप में रैम और रोम। जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड और राइट दोनों कर सकता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। कि जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है, वोलेटाइल होती है। जो रोम होता है, ये केवल रीड कर सकता है, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। और इसकी जो प्रकृति होती है ये स्थायी होती है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, ये भी इसकी जो स्टोर करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। जैसे हमारे फ़ोन में क्या कहते हैं, इंटरनल स्टोरेज होती है। अगर स्टोरेज कम हो तो हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं। आजकल तो फ़ोन में वैसी स्टोरेज बहुत ज़्यादा आती है, पहले क्या होता है मेमोरी कार्ड लगाते थे। तो मेमोरी कार्ड क्या आती है, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसी प्रकार इसमें जो हार्ड डिस्क होती है, CD वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है, फ्लॉपी डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। और ये स्थायी होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना डिलीट किए डिलीट नहीं हो जाएंगे, कंप्यूटर बंद कर दो अगर मेमोरी का, अब हमने उसमें हार्ड डिस्क लगाए तो उसमें जो भी मेमोरी है वो डिलीट नहीं हो जाती है, मतलब कि नॉन वोलेटाइल है। तो अस्थायी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पावर ऑफ की कंप्यूटर की, तो इसमें जो सूचना होती है समाप्त हो जाती है, ठीक, रैम जैसे उदाहरण है। हाई मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसमें कंप्यूटर में पावर ऑफ करने पर भी सूचना जो होती है बनी रहती है, जैसे रोम में। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये नहीं कि हमने कंप्यूटर की पावर बंद की तो मेमोरी सारी डिलीट ना, तो वो प्राइमरी मेमोरी वाली जो होती है, अरे प्राइमरी कह रहा हूँ, वोलेटाइल मेमोरी वाली जो होती है, अस्थायी मेमोरी, वो डिलीट हो जाती है। कैशे मेमोरी भी एक होती है, ये बहुत ही हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है और आकार में छोटी होती है, परंतु मुख्य मेमोरी से तेज होती है। आपके फ़ोन वगैरह में भी कैशे फाइलें बन जाती है ना, इसमें CPU द्वारा प्राय प्रयोग किए जाने वाले डेटा को एक अस्थायी रूप से रखा जाता है। आगे की मेमोरी जो होती है ना, इसको मापने की इकाइयाँ, तो एक बिट जो होती है, 1 बिट, इसे बाइनरी डिजिट 0 या 1 से मापते हैं। एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। एक निब्बल में 4 बिट्स और एक बाइट में कितने होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। और एक गीगाबाइट में, यानी कि 1 GB में 1024 मेगाबाइट, 1024 MB होती है। तो अगला प्रश्न है कि कैशे मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है। तो जो कैशे मेमोरी होती है, ये कहाँ पर स्थित होती है, रैम में, CPU में, CU में या मॉनिटर में। तो ये CPU में स्थित होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो कैशे मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो CPU में आवश्यक डाटा को रखने के लिए अस्थायी स्टोरेज के रूप में काम करता है। तो अगला प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, ऑफलाइन, तृतीयक यानी टर्शियरी, सेकेंडरी या प्राइमरी। जो रैम है वो कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये प्राइमरी मेमोरी है ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो रैम एक प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है और ये प्राथमिक मेमोरी केवल उन सूचनाओं व निर्देशों को संग्रहित करती है
जिन पर कंप्यूटर कार्य करता है। और निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, रोम या ईप्रोम? तो आपको पता है जो रैम है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। पहला प्रश्न है, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का अन्य उदाहरण कौन सा है? तो कैशे मेमोरी। इन दोनों में ही डिवाइस में जमा होने वाला सभी डाटा जो होता है वो अस्थिर होता है, टेम्पररी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव या मोडेम? तो हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव ये तो स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन जो मोडेम है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मोडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये मोडेम की फुल फॉर्म होती है मोशन मॉड्यूलेटर और क्या कहते हैं डैम से डीमॉड्यूलेटर का ये शॉर्ट रूप है मोडेम। ये पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट के जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन पर आने वाले जो भी एनालॉग संकेत होते हैं उन्हें डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर को देता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम कैश में होती है, इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, एक्सटर्नल मेमोरी में या मदरबोर्ड में? तो कंप्यूटर की जो रैम होती है ये मदरबोर्ड में होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर की रैम मदरबोर्ड में होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर में लोगो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आगे है। तो कंप्यूटर में लोगो क्या है? कमांड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम? तो प्रोग्रामिंग भाषा है। लोगो क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। तो कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसका पूरा नाम लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड है। लोगो की फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। तो अगला प्रश्न है कि फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया? तो सर्वप्रथम इसका सेकंड जनरेशन में किया गया फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज का उपयोग। तो दूसरी पीढ़ी। तो फोर्ट्रॉन और कोबोल उच्च स्तरीय भाषाएं हैं और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में सबसे पहले इन भाषाओं का उपयोग हुआ था। और फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक और गणितिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो अब आगे है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जावा का आविष्कार आप बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार किया गया था गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पाइथन ये तो है, जावा भी है और स्विफ्ट भी है। सी प्लस 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 नहीं है। सी प्लस प्लस 2 बार प्लस आता तो वो तो थी, लेकिन 4 बार इसमें प्लस नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जिस भाषा में ये लिखा जाता है प्रोग्राम, उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, जावा, स्विफ्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस ये किसकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो अगला प्रश्न है कि पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा, मॉलवेयर, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग भाषा है। तो पाइथन एक उच्च लेवल की, उच्च स्तर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओपन सोर्स और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग भाषा है। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो सी लैंग्वेज को विकसित करने का जो श्रेय है वो जाता है डेनिस रिची को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सी लैंग्वेज एक सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे विकसित करने का श्रेय डेनिस रिची को दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो के लास्ट में मैं आपको जितनी भी फुल फॉर्म है एक साथ ही करा दूंगा। अब इसी वीडियो के लास्ट में सारी फुल फॉर्म एक साथ देख लेंगे। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सी से कॉमन, ओ से सी, ओ से कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है कोबोल की। अब अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? आपको बताना है कि निब्बल क्या है। तो निब्बल है 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट, किलोबाइट नहीं है, आधा बाइट। जो निब्बल है वो है आधा बाइट। देखिए
आधा बाइट में 4 बिट होते हैं और मैंने आपको बताया था ना कि एक निबल कितने के बराबर होता है, तो एक निबल 4 बिट के बराबर होता है और 8 बिट को एक बाइट कहते हैं, तो 8 से आधा है 4, तो इसीलिए 4 बिट को आधा बाइट कहा जाता है, तो आधा बाइट एक निबल कहते हैं। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 एमबी में 1024 केबी होती है, 1 जीबी में 1024 एमबी और 1 टीबी में 1024 जीबी। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट या और गीगाबाइट। इसे हमें बढ़ते क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा तो होता है इस सब में एमबी, नहीं किलोबाइट भी है ना, तो सबसे छोटा है केबी, केबी से बड़ा होगा एमबी, एमबी से बड़ा होगा जीबी, जीबी से बड़ा होगा टीबी। टेराबाइट तो इस किसमें दिख रहा है, किलोबाइट, ये वाला मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट है ना, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अब आगे चलें, तो अब अगला प्रश्न है कि 10 निबल्स कितने बिट के बराबर होते हैं। तो जो एक निबल होता है ये कितने बिट के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर। तो 10 निबल चाहिए, तो मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो एक को, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40। 10 निबल जो होंगे वो 40 बिट के बराबर होंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है। ये तो आसान है, बहुत बार पूछा गया ये तो 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो जो 1 केबी होता है ये कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 केबी होता है ये 1024 बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है योटाबाइट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब देखो सबसे छोटा, आप देखोगे एक निबल, फिर एक बाइट, फिर 1 किलोबाइट, 1 केबी, एमबी, जीबी, टीबी, टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, फिर आता है जेटाबाइट, फिर आता है योटाबाइट। ये सबसे बड़ी मेमोरी है कंप्यूटर की, योटाबाइट। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, इंटरनेट के बारे में सब, तो वेब ब्राउज़र नहीं है तो गूगल, गूगल जो है ये सर्च इंजन है। आप जाते हो जैसे क्रोम है, क्रोम क्या है, ब्राउज़र है, उस पर आप जाओगे कोई सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम क्या है, ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है इसमें, तो गूगल ब्राउज़र नहीं है। ईमेल का गठन किसने किया था, ईमेल का गठन रे टॉमिल्सन ने किया था, तो रे टॉमिल्सन यानी कि इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है, यानी कि गूगल के जो संस्थापक हैं उनमें से कौन एक है, लैरी पेज, जॉन कॉम। तो लैरी पेज, जो लैरी पेज है इन्होंने किसके साथ, सरगेई ब्रिन, सरगेई ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की शुरुआत की थी, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने। तो अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ना, आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त 1995 को की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को देश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी और इंटरनेट सेवा तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है, जो इंटरनेट है ये सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम ये इंटरनेट ब्राउज़र है, लेकिन पांडा जो है ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत होने वाला पहले डोमेन का नाम क्या था। www में पंजीकृत रजिस्टर होने वाला पहला डोमेन था symbolics.com। जैसे हमारी वेबसाइट कौन सी है, www.studyvinesofficial.com। इसमें जो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल है ना, ये क्या है, ये डोमेन है, डोमेन। तो डोमेन एक तरह से वर्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे
हमारी ज़मीन होती है वो एक रियल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये वर्चुअल है, इसे खरीदना पड़ता है डोमेन को। तो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल जैसे डोमेन है, ऐसे इसमें सिम्बोलिक्स ये डोमेन है जो सबसे पहले रजिस्टर हुआ था, इसीलिए www पर, इसीलिए इसका पूरा नाम है www.symbolics.com। तो अगला प्रश्न है कि जब हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नज़र आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये रहा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो हम प्रिंट कराते हैं इसलिए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बहुत बार रिपीट हो रहा है ये तो। अच्छा, सर्च इंजन आपकी पूछा है, ब्राउज़र नहीं पूछा। तो याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है, लेकिन इंस्टाग्राम ये सर्च इंजन नहीं है, ये तो सोशल मीडिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर यानी कि वायरस है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है, इसका प्रयोग जो हैकर होता है पासवर्ड को क्रैक हैक करने या तोड़ने के लिए करता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडो 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, आपने मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर खोला, एप्लीकेशन खोला और दूसरा एप्लीकेशन खोला। अब अभी आपके स्क्रीन पे जो अभी जिस पर काम कर रहे हो वही एप्लीकेशन खुला होगा, दूसरा बैकग्राउंड में चल रहा होगा, है ना? लेकिन जब आप अल्ट और टैब को दबाते हैं तो जो क्या होता है कि कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन चल रही होती है उसके बाद जो बैकग्राउंड में होती है ना उस पर स्विच हो जाती है, वो ओपन हो जाती है दूसरी वाली। अल्ट टैब करने पर, जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप आपने खोला और उसको व्हाट्सएप को अभी बंद नहीं किया, आपने टैब बीच वाला बटन दबा के बाहर कर दिया, अभी टैब खुला हुआ है, अब आपने इंस्टाग्राम खोल लिया, तो आप समझ लीजिए जैसे ही आप अल्ट टैब दबाओगे ना, इंस्टाग्राम की जगह जो व्हाट्सएप खुला हुआ था पीछे बैकग्राउंड में वो खुल जाएगा, तो कहते हैं स्विच करना। तो अल्ट प्लस टैब ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो विंडो कीबोर्ड की शॉर्टकट देख लो। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी कोई चीज़ होती है। कंट्रोल वी से जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट होगा। कंट्रोल एक्स से कोई चीज़ कट की जाती है। कंट्रोल जेड से अनडू होता है, यानी कि आपने मान लो कोई कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, आपने आपसे डिलीट हो गया, तो आप कंट्रोल जेड करोगे, जो चीज़ डिलीट हुई है तुरंत वापस आ जाएगी। मतलब कि जो चीज़ आपने कर दी थी वो अनडू हो जाती है। कंट्रोल वाई से रीडू हो जाता है, वापस हो जाता है, इसमें वापस होता है, इसमें जो वापस हुआ फिर चला जाएगा। अल्ट प्लस टैब से क्या होता है? स्विच बिटवीन ओपन ऐप, जो ओपन हुए हैं ऐप है उसमें स्विच हो जाता है। अल्ट F4 से क्या होता है? जो आपका विंडो है ना, वो ऐप है वो क्लोज हो जाता है। विंडो प्लस डी से क्या होता है कि जो डेस्कटॉप है शो और हाइड होता है। विंडो प्लस ई से क्या होता है? जैसे आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है वैसे इसमें ही फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। विंडो प्लस एल से क्या होता है? पीसी लॉक हो जाता है। कंट्रोल प्लस ए से सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल एस से सेव होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट थे। अब आगे है कि निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? पीसी को लॉक करने के लिए विंडो प्लस एल का उपयोग किया जाता है। तो विंडो प्लस एल ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब आगे है कि विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच, वही फिर से आ गया क्या कि स्विच करने के लिए, बहुत बार रिपीट हुआ ये तो। अल्ट प्लस टैब। अगला प्रश्न है कि एक विंडो कीबोर्ड में कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में हेल्प पेज को खोलता है? तो आपने विंडो में मान लो कोई कुछ खोला हुआ है, तो कौन सा बटन दबाने पर हेल्प पेज खुलेगा? तो F1 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। एफ से मतलब बटन होता है इसमें कीबोर्ड में, कंप्यूटर के फंक्शन कहते हैं जिसे। तो F1 दबाने से हेल्प विंडो खुलता है। F2 दबाने से जो चयनित वस्तु है उसका नाम बदला जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है। F3 दबाने से फाइल फोल्डर खोजी जाती है, सर्च करने का ऑप्शन आता है। F4 से एक्टिव जो लिस्ट है उसकी सूची प्रदर्शित करती है। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करती है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करता है। F10 जो भी एक्टिव प्रोग्राम है उसमें मेन्यू बार प्रदर्शित करता है। तो अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का क्या अर्थ है?
GUI, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब अगला प्रश्न है कि कंप्यूटरों में डिलीट की फाइल कहाँ चली जाती है। जब आप कोई कंप्यूटर में फाइल डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, वहाँ से आप दोबारा से इसे रिस्टोर कर सकते हो। तो आगे वीडियो के लास्ट में हम जितनी भी फुल फॉर्म है सबको एक बार देख लेते हैं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। वैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये वैन यहाँ नीचे आएगा। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, के साथ अगर एस लग जाए तो सिक्योर हो जाता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डीएनएस की होती है डोमेन नेम सिस्टम। ओएस की होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। बीआईओएस, बी यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे। एमआईपीएस की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। प्लस सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डब्ल्यू की होती है वर्ल्ड वाइड वेब। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। पीडीएफ की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यूपीएस की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आरटी की होती है कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद है लिफो की फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एसएमपीएस की है स्विच मोड पावर सप्लाई। आईबीएम की है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। SAP सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद है IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। GRPS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमने सारी फुल फॉर्म भी पढ़ ली, पूरा टॉपिक भी खत्म हो गया। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।